वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे भूगोल लिस्टिंग। ठीक है, लिस्ट बना के दे देंगे एज इट इज़, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो भी आज के वीडियो में पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एकदम उसको रट लो। ठीक है, रट जाना है एज इट इज़ जैसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले है विश्व में कृषि के विभिन्न प्रकार। कृषि का प्रकार देखेंगे, संबंधित कृषि या उत्पादन जो भी होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में 1-2 सवाल इससे फिक्स है। वो आपका आर हो, यूपी पीसीएस हो, अदर स्टेट पीसीएस हो या फिर अपकमिंग आपका एपीएस है, में भी इससे सवाल पूछ दिया जाए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि का प्रकार, विटीकल्चर क्या होता है? तो देखिए, अंगूरों की जो खेती होती है उसको विटीकल्चर बोलते हैं। पीसीकल्चर, मछली पालन को, मछली पालन जो है वो पीसीकल्चर कहलाता है। वहीं सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट उत्पादन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रेशम कीट उत्पादन कहलाता है सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो फलों का उत्पादन होता है। वहीं ओलिविकल्चर जो है वो जैतून की कृषि ओलिविकल्चर कहलाती है। आर्बोरिकल्चर, ये कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियों की जो कृषि होती है वो आर्बोरिकल्चर कहलाती है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से क्रिया। वेजिकल्चर क्या होता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि, ये कहलाती है वेजिकल्चर। नेमरीकल्चर क्या होता है? आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल कंदमूल ये सब संग्रह किया जाता है। ओलेरीकल्चर क्या होता है? जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि, ये कहलाती है ओलेरीकल्चर। मेरीकल्चर क्या होता है? समुद्री जीवों से उत्पादन की क्रिया। हॉर्सिकल्चर में घोड़ों और खच्चरों का पालन। वर्मीकल्चर में केचुआ पालन होता है। मोरीकल्चर जो होता है सहतूत पालन होता है। ठीक है। एरोपिकल्चर जो है पौधों को हवा में उगाना। और पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको एडिट दे दी गई। या तो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं, लेकिन हाँ इधर अभी कुछ साल का अगर पैटर्न देखें तो देखिए 2 टेबल बना दिया गया रहेगा। एक साइड कृषि का प्रकार रहेगा, दूसरी साइड रहेगा किससे संबंधित है, और आपको मिलान करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्सिकल्चर, वर्मीकल्चर, ठीक है, पोमोलॉजी, ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा विश्व के स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, विश्व की स्थानांतरणशील कृषि किस क्षेत्र में होती है, कौन सी कृषि? ठीक है, लिस्ट है, रटना है। रे कृषि वियतनाम और लाओस में। मसोले जो है कांगो, जो जायरी नदी का घाटी क्षेत्र है मध्य अफ्रीका में, वहाँ पे। लोगन कृषि जो है वो पश्चिमी अफ्रीका। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देश के बीच। कोनुको जो होता है वेनेजुएला। चेतेमिनी युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। तुंगिया जो है म्यांमार बर्मा में। हुमा जावा इंडोनेशिया। लदांग जो है इंडोनेशिया में। टेवी जो है मेडागास्कर। फैंग भूमध्य रेखी अफ्रीकी देश। कोनूल या कोमिले जो है मैक्सिको। इचाली ग्वांडेलूप। रोका जो है ब्राज़ील। कैगिंग जो है फिलीपींस। चेना श्रीलंका। तमराई जो है थाईलैंड। ठीक है, ये विश्व की कुछ स्थानांतरणशील कृषि हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में की जाती हैं और क्या नाम है, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे भारत में अब देखें, अभी तो विश्व का हमने देख लिया, भारत की देखते हैं। भारत में जो स्थानांतरित कृषियों के नाम हैं, एग्जाम में ये तो कई बार पूछा गया है। झूम कृषि कहाँ की जाती है? ये उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। दीपा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। वालरे या फिर वालत्रे ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कुमारी कृषि केरल के पश्चिम घाट का पर्वतीय क्षेत्र। खिल जो है हिमालयन बेल्ट में। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। बीवर व डहियार ये बुंदेलखंड संभाग मध्य प्रदेश में। जारा एवं एरका दक्षिण भारतीय राज्यों में। पोडुपेंडा आंध्र प्रदेश में। पामादाबी या कोमन या ब्रिंगा और धावी ये उड़ीसा में। कुरुआ झारखंड में। ठीक है, तो ये भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। अब अगली लिस्ट हमारी क्या है? विश्व की महत्वपूर्ण नदियाँ।
इनको देखते हैं, विश्व की महत्वपूर्ण नदियाँ और इनकी विशेषताएं। इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा ये होगा कि सामने आप लोग मैप लेके बैठ जाइए, ठीक है। मैप लेके बैठ जाइए, एरिया हाईलाइट करते रहिए, जो रिवर का पाथ है उसको हाईलाइट करते रहिए। सबसे पहले है नील नदी। नील नदी की विशेषता की अगर बात की जाए तो देखिए, विक्टोरिया झील से निकलती है और यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी पे अस्वान बांध और नासिर झील है, ठीक है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है और अस्वान बांध और नासिर झील जो है वो इसी नदी पर है। अमेजन नदी की अगर बात करें तो आयतन की दृष्टि की अगर बात की जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है आयतन के मामले में, और लंबाई के मामले में दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई में सबसे लंबी कौन थी? नील थी, और आयतन के मामले में सबसे बड़ी जो है वो अमेजन है। मिसिसिपी मिसौरी की बात करें तो ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है और ये पक्षीपात डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी, याद रखिएगा, पक्षीपात डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इंपॉर्टेंट है, मिसिसिपी मिसौरी। रियो ग्रांडे की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वो है रियो ग्रांडे। फिर है सेंट लॉरेंस नदी, तो इस पे विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पे। और नियाग्रा जलप्रपात भी इसी नदी पर है। कोलोराडो की अगर बात करें तो विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन व हूबर बांध जो है वो इसी नदी पर है। राइन की अगर बात करें तो यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। राइन नदी की अगर बात करें तो इसको कोयला नदी भी कहा जाता है, और यूरोप का सबसे व्यस्ततम जो बंदरगाह है रॉटरडम, वो राइन नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है डेन्यूब, ठीक है। डेन्यूब की अगर बात करें तो ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली है, और ये नदी जो है यूरोपीय देशों में जो राजधानी है बेलग्रेड है युगोस्लाविया की, और ब्राटिस्लावा है जो कि स्लोवेनिया की है, बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया, इन सब से गुजरते हुए ये काला सागर में गिरती है, ठीक है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और जाके काला सागर में गिरती है, और ये यूरोपीय देशों की जो राजधानियां हैं जैसे बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, यहाँ से गुजरती है। वोल्गा की अगर बात करें तो वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली ये नदी कैस्पियन सागर में मिलती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यूरोप की भी ये देख लीजिएगा, कॉन्टिनेंट वाइज सबसे लंबी नदी, सबसे वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी उस कॉन्टिनेंट की, और उस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है, ये कॉन्टिनेंट वाइज भी इसको याद करना है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। नाइजर की अगर बात करें तो देखिए, गिनी की खाड़ी में गिरने वाली ये नदी तेल नदी के नाम से प्रसिद्ध है। जाम्बेजी, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद जो है वो जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर है। कांगो जायरे नदी क्या है? यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है, और स्टेनले लिविंगस्टोन जलप्रपात जो है वो इसी पर है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो जायरे, और स्टेनलो और लिविंगस्टोन जलप्रपात जो है ये इसी नदी पर है। लिम्पोपो की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के हाई वेट से निकलने वाली ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये है लिम्पोपो। और माही नदी जो है भारत की केवल माही नदी है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो पहले विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो जायरे है, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही है। मेकॉन्ग की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है ये, और मर्रे डार्लिंग जो है वो यहाँ पे कोसी उसको पर्वत से निकलती है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग, ठीक है। तो ये तो हमने देख ली कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सिर्फ वही जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा पाथ वगैरह एक एक चीज़ नहीं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है वही हमारी SCS की टीम ने बहुत मेहनत से आपके लिए लिस्टिंग तैयार की है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
आगे चलिए देख लेते हैं इसी में कि सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसको जल्दी जल्दी कवर कीजिए, कुछ नहीं है ज़्यादा डिटेल में। मैं ज्योग्राफी वाले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जाके आप चैनल पर से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देख लीजिए। देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से प्रकाश की चाल कितनी होती है? वही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? पहले तो ये दूरी का मापक होता है, और प्रकाश वर्ष मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो ये होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है। सूर्य का व्यास कितना है? तो ये इतना है 13,92,000 किलोमीटर। आयतन कितना है? पृथ्वी से 13 लाख गुना होता है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? ये पृथ्वी से 3,32,000 गुना होता है। और तलीय गुरुत्व क्या है? पृथ्वी से 28 गुना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार देख लीजिएगा सारा डेटा। केंद्रीय घनत्व कितना होता है सूर्य का? ये है 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन काफ़ी इंपॉर्टेंट है संगठन इसका। इसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है वो 2.5%। बेसिकली तुम्हारा हाइड्रोजन और हीलियम। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, सौर ऊर्जा का जो बेस है, मतलब किस कारण से होता है सौर ऊर्जा का क्या कारण है? नाभिकीय विघटन है या फिर नाभिकीय संलयन है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। नाभिकीय विघटन के कारण है सौर ऊर्जा, या फिर इसका अस्तित्व, या फिर संलयन के कारण है? आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है फोटोस्फीयर ताप, यानी सतह का जो ताप है वो कितना है? वो है 60,000 सेंटीग्रेड। केंद्र का तो ताप कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इमेजिन भी नहीं कर सकते इसको। धब्बों जो ब्लैक स्पॉट हैं ताप, वो उसका ताप कितना है? 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो सूर्य पे काले धब्बे दिखाई देते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इन स्पॉट पर टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि सतह का ताप जहाँ पे 60,000 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो धब्बे हैं उस पर कितना है? 15,000 है। अब ऊर्जा का उत्सर्जन 1026 जूल्स पर सेकेंड। केंद्रीय दबाव कितना है? 1 अरब एटमॉस्फेयर। घूर्णन अवधि है 25.38 दिन, यानी भूमध्य रेखा के सापेक्ष ये बताई गई है 25.38 दिन। आयु कितनी है? लगभग 5 बिलियन वर्ष। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है? लगभग 10 बिलियन वर्ष होता है। अब पारसेक क्या होता है? देखिए, पारसेक जो है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए, 2 वो यूनिट्स हैं, एक तो पारसेक है, दूसरा होता है पास्कल। ठीक है, एक पारसेक होता है, दूसरा पास्कल होता है। पारसेक जहाँ पे डिस्टेंस का वो मेज़रमेंट करता है, वहीं पास्कल क्या है? वो प्रेशर को बताता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। तो पारसेक क्या होता है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, जिसके मतलब होता है कि 3.6 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.6 प्रकाश वर्ष। वहीं एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। इसमें आप गुणा करेंगे 3.6 से तो मिलेगा 1 पारसेक। ठीक है, 1 पारसेक। तो ये डिस्टेंस की काफ़ी सबसे बड़ी दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 किलोमीटर। तो न्यूनतम अधिकतम समझ में आ रहा होगा। देखिए, पृथ्वी का शेप पूरा गोल नहीं है, ये एक जियोइड शेप है। ठीक है, जियोइड मतलब पृथ्वी के नुमा, पृथ्वी के जैसा, इसको बोलते हैं जियोइड। ठीक है, यानी गोल नहीं होता है, पृथ्वी के जैसा शेप। तो इसलिए ये देखिए, यहाँ से दूरी, इधर से दूरी और ये दूरी, ये दोनों अलग अलग नापी जाएगी ना, क्योंकि कंप्लीट गोल तो है नहीं। तो न्यूनतम दूरी होता है 14.70 करोड़ मीटर, अधिकतर होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। माध्य दूरी कितनी है पृथ्वी से? ये है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल में? वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, ये हो गया अवरोही क्रम। द्रव्यमान की वहीं अगर बात करें तो सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर आता है क्रम में, यही अरुण और वरुण के। ठीक है, बाकी सब सेम है। वैसे ही बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, इधर बृहस्पति, शनि होता है। लेकिन हाँ, द्रव्यमान के मामले में वरुण का द्रव्यमान ज़्यादा है, अरुण का द्रव्यमान कम है। वहीं दूरी के मामले में अरुण पहले पड़ता है, वरुण जो है नहीं, वरुण सूर्य से वरुण पहले है, अरुण दूर है। ठीक है,
अब घनत्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पे घनत्व में सब चेंज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा घनत्व है हमारी पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी के बाद बुध का, बुध शुक्र मंगल अरुण बृहस्पति अरुण शनि, ठीक है। वरुण बृहस्पति अरुण शनि ये क्रम है। टेरेस्ट्रियल ग्रह क्या होते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के पास वाले, पृथ्वी टेरेस्ट्रियल ग्रह वो होते हैं कि जो सबसे पृथ्वी के पास वाले, जो आपका ये चट्टानों और ये पत्थरों से मिलकर के बने होते हैं, जिनका घनत्व तो बेसिकली ज़्यादा होता है, वो होते हैं टेरेस्ट्रियल ग्रह, जो हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और जोबियन ग्रह क्या होते हैं, जोबियन मतलब जुपिटर के जैसा, ठीक है। और जोबियन ग्रह क्या हैं, जो ज़्यादातर आपके गैस वगैरह, डस्ट गैस, इन सब से मिलकर के बने होते हैं, इनका घनत्व तो कम होता है, वो होते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। दूरी के अनुसार वहीं ग्रहों का आरोही क्रम, अभी अवरोही क्रम देख लिया, आरोही क्रम देख लीजिए दूरी के अनुसार। तो सूर्य के सबसे पास है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। और परिक्रमण अवधि के हिसाब से अगर देखें वही क्रम, तो ये है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टिंग जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। अब देखिए आरओ एग्ज़ाम की डेट हो गई फिक्स, 11 फरवरी को आपका है पेपर, ठीक है। वहीं 11 फरवरी को आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज भी है। फिर उसके बाद आपका 7 जनवरी को उससे पहले पड़ रहा है एपीएस का एग्ज़ाम। और मे भी अगर ऐसे ही नोटिफिकेशन और यूपी का कैलेंडर आ गया, सब कुछ डिसाइडेड रहा, तो आपका यूपी का एग्ज़ाम भी मार्च में पड़ जाएगा। तो बस बिल्कुल समय आ चुका है, दिसंबर चल रहा है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर कोताही कर दी तो एग्ज़ाम हाथ से गया। तो बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।